ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन भी मैंने ऑन कर दिया है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे एक जो क्लस्टर डिज़ाइनर जहाँ आप लोग को अपॉइंट किया गया है, ठीक है? उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेन रोल है, जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो है डिज़ाइनर का, ठीक है? क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्लस्टर डिज़ाइनर जो होते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं वो। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइनर जो है उनके पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि मेन जो क्लस्टर को जो उठाने का काम होता है, वो क्लस्टर डिज़ाइनर का काम होता है। ठीक है, जैसे एक्चुअली जो क्लस्टर जो बनता है ना, उसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट ही डिज़ाइनर को लेके होता है, कि जैसे मान लीजिए कोई क्लस्टर है और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ काम चल रहा है। ठीक है, हर क्लस्टर में जितने भी लोग जो एंगेज किए गए हैं, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम जानते हैं वो। ठीक, जैसे बनारस में देखोगे तो बनारसी साड़ियाँ जो बनती हैं, सब साड़ी बनाते हैं। ठीक है, आप सीतापुर जाओगे देखो उधर सब दरी बनाते हैं। अलग जगह पे जाओगे तो अलग-अलग सब बनाते हैं, ठीक है? कहीं बनारसी साड़ी बन रहा है, कहीं आपका जामदानी बन रहा है, कहीं दरी बन रहा है, कहीं आपका ड्रेस मटेरियल बन रहा है, कहीं फर्निशिंग बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, ठीक है? तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो है डिज़ाइनर का क्योंकि डिज़ाइनर के कॉन्सेप्ट लेके ही क्लस्टर जो है बनाया जाता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखिए कि एक क्लस्टर जो बनता है ना, वो एक डि उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है, वो डिज़ाइनर के लिए ही होता है। कि डिज़ाइनर आएगा और उस क्लस्टर को डेवलपमेंट करने के लिए वो काम करेगा। इसीलिए डिज़ाइनर को जो उसमें रखा भी जाता है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि आपने हर क्लस्टर में आप देखे होंगे कि वहाँ पे वीवर्स होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है? जो ऑलरेडी वीवर्स काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जानते हैं, वीविंग जानते हैं, टेक्नीक जानते हैं, यार्न के बारे में जानते हैं, कलर कॉम्बिनेशन जानते हैं, वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। तो आप उनको क्या नया चीज़ सिखाओगे? ये इम्पोर्टेंट रोल है आपके लिए। मतलब आपके जो ये रोल है उसमें एक ये भी इंक्लूडेड रहता है कि आप उसमें क्या नया चीज़ सिखाओगे जो उनके लिए बेनिफिट करेगा। तो क्लस्टर डिज़ाइनर जो है बेसिकली 2 तरीके से उनका काम हो जाता है। एक हो गया आपका फॉर द वीवर्स मतलब वीवर्स के लिए और दूसरा हो गया आपका डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट मतलब आपका पूरे क्लस्टर्स के लिए। एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप दोनों के लिए। इंडिविजुअल का मतलब ये हो गया कि आप किसी एक व्यूअर्स को ठीक है और ग्रुप मतलब ये हो गया या पूरा ऑर्गेनाइजेशन बोले या पूरे क्लस्टर बोले तो उसमें हो गया सभी के लिए। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको आपका अपना काम करना पड़ेगा ताकि आप दोनों को कैसे ऊपर उठा सको। एक मोस्टली एक क्लस्टर में देखोगे कि जितने सारे व्यूअर्स होते हैं, वो एक पुराने माइंडसेट के होते हैं। पुराने माइंडसेट का मतलब ये कि उनके पास जो चल रहा है ऑलरेडी ना, वो उसी में ही काम करते हैं वो मोस्टली। अगर मान लो किसी का साड़ी बन रहा है और उसमें वार्प में रेड कलर लगाया, येलो कलर लगाया, ब्लू कलर लगाया, तो उस व्यूअर को देखोगे कि वो उसका माइंड जो है ना उसी हिसाब से डेवलप हो चुका रहता है। कि वो जो चल रहा है वो वैसे ही बनाएगा, दूसरा कोई डिज़ाइन दोगे तो जल्दी नहीं बनाएगा वो। ये प्रॉब्लम आती है ग्राउंड में, ठीक है? इन्हीं माइंडसेट को चेंज करने का जो काम होता है, वो डिज़ाइनर का काम होता है, ठीक है? साथ में ही डिज़ाइनर जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा वो, जो उनके मार्केट में जो नहीं चल रहा है, उस तरह का कुछ आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट आपको बनाना होता है डिज़ाइनर्स को। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई साड़ी बना रहा है तो साड़ी छोड़ के कुछ और हम बनाएँ, ठीक है? ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब आप उसमें चाहो तो साड़ी में भी आउटस्टैंडिंग कुछ कपड़ा ऐसे डिज़ाइन्स, ऐसे टेक्निक्स डाल कर के आप कुछ बना सकते हो, जो पूरे मान लो उस एरिया में नहीं बनता हो। तो वो यूनिक चीज़ हो जाता है, वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है, ठीक है? आप ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो, उस तरीके से बना सकते हो। कुछ आपका वीव्स चेंज कर सकते हो, वैसे बना सकते हो। कुछ डिज़ाइन आप चेंज करके बना सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से जितने भी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, वो आप कर सकते हो। बट इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि इसका एक बैकग्राउंड में हिस्ट्री भी होता है। हिस्ट्री मीन्स एक थीम होता है कि जो भी क्लस्टर डिज़ाइनर काम करेगा,
उसके पीछे एक थीम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक डिज़ाइनर है, ठीक है? और हमको मान लो कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, बनाना है, मान लें हमको कोई साड़ी ही बनानी है, तो सबसे पहले क्लस्टर डिज़ाइनर को क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले क्लस्टर डिज़ाइनर को ये सोचना चाहिए कि हमको प्रोडक्ट क्या बनानी है, ठीक है? और उसके बाद जो है उसको ये सर्च करना चाहिए कि आप किस रेंज के लिए बनाना चाह रहे हो। रेंज का मतलब ये होगा क्लास, क्लास का मतलब हो गया कि लोगों से। अब लोग जो है यहाँ पे 3 तरह के डिवाइड होते हैं, लोग जो होते हैं। एक हो गया आपका लोअर क्लास, एक हो गया मिडल क्लास और एक हो गया अपर क्लास। 3 कैटेगरियाँ होती हैं लोगों की, ठीक है? हम कास्ट की नहीं बात करें, कैटेगरी की बात करें। एक अपर क्लास के लोग होते हैं जो आपका हाई रेंज में जाते हैं, जिनकी कपड़ा देखोगे अपर क्लास के लोगों का जो कपड़ा होता है वो आपका मान ले अपर क्लास की एक लेडी है, वो साड़ी पहनी है तो देखोगे आप 50,000 60,000 1 लाख के ऊपर का उनका ऐसे साड़ियों का रेट होता है, ठीक है? एक होता है मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में देखोगे जो ऐसे लोग मिलेंगे जो 5,000 10,000 15,000 की साड़ियाँ खरीदते हैं और पहनते हैं, ठीक है? और एक हो गया लोअर क्लास में देखोगे जो 500 100 200 500 1000 रुपये का ऐसे लोग खरीद के पहनते हैं। यानी कि पूरा अपने देश में लोगों को जो मनी बोले या आर्थिक हम बोले, आर्थिक तौर के हिसाब से उनको तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोअर मिडल एंड अपर, ठीक है? तो आपको ये टारगेट करना है कि हम कौन सी कैटेगरी के लिए टारगेट कर रहे हैं। क्या आप अपर कैटेगरी के टारगेट कर रहे हो, ठीक है? या आप लोअर के लिए कर रहे हो या मिडिल के लिए कर रहे हो? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। आवाज़ अगर नहीं आएगी तो आप लोग बता देना, ठीक है? तो अगर आप मान लीजिए ये चीज़ आप लोग ध्यान देना कि आप कौन-सी कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है? अब एज़ अ डिज़ाइनर आपका अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपका हमेशा जो विज़न होना चाहिए या यूँ कहें जो टारगेट होना चाहिए, वो अपर क्लास का होना चाहिए, ठीक है? अपर क्लास में क्यों? क्योंकि उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। ठीक क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक अपर क्लास के लोगों को अगर आप टारगेट करते हो, जैसे कोई मान लीजिए कोई बड़े घराने का कोई लेडीज़ है, अगर आप उनको टारगेट करके बना रहे हो तो आपका मिनिमम कॉस्ट होता है। यानी कि एक साड़ी अगर बनाओगे तो कॉस्ट जो है आपका कितना बनेगा? 10,000 12,000 15,000 20,000 ऐसे साड़ी का कॉस्ट जाएगा, ठीक है? लेकिन प्रॉफ़िट जो है आपको उसमें 4 गुना 5 गुना तक आ जाता है। यानी कि अगर अपर क्लास में आप जाओगे तो वही साड़ी जो आप 20,000 खर्च करके बना रहे हो, उसको बेचोगे तो 70,000 80,000 1 लाख तक भी जा सकते हो। लोग डेढ़ लाख में भी जाते हैं। देखते हो जामदानी देखते हो ना आप लोग, जामदानी कितना महँगा बिकता है, ठीक है? वो आपका 1 लाख 1.5 लाख तक जाता है। लेकिन उसमें कॉस्ट देखोगे तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है? कभी आप देखो, एक जामदानी बनाने में लोगों को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाता है, ठीक है? लेकिन अब 20 दिन का पूरा जो कॉस्ट निकालोगे तो ज़्यादा नहीं होता है, 20 से 25 दिन 1000 रुपए ही होता है। लेकिन बेचते हैं उसको लोग कितने में? 1 लाख 1.5 लाख में से बेचते हैं। यानी कि उसमें प्रॉफ़िट जो है आपका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? लेकिन अब ये भी चीज़ सोचो कि जो उसमें टारगेट ऑडियंस होते हैं, वो कौन टारगेट होते हैं उसमें? उसमें जो टारगेट होते हैं वो सिर्फ़ अपर क्लास के लोग टारगेट होते हैं, इसलिए उसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। तो इसी तरह जो आप लोग भी क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको डिज़ाइन का प्लान करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाने के लिए, तो इसमें आपको आपको अपर क्लास का ही टारगेट करना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी प्रॉफ़िट निकलेगी और ख़ास तौर से अच्छी प्रॉफ़िट निकलेगी। प्रॉफ़िट आप अभी जैसे क्लस्टर में काम कर रहे हैं आप, तो क्लस्टर के पैसे से ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बाद में जब ये चीज़ें आप धीरे-धीरे काम करके सीख जाएँगे, तो बाद में जब क्लस्टर से निकलेंगे आप, तो उसके बाद भी आप अपना कुछ कर सकते हो। आप अपना पर्सनल काम कर सकते हो और यही एक्सपीरियंस लेके आप उसमें आगे निकल सकते हो। ठीक, वो आपको हेल्प करेगा बाद में भी। ठीक है? तो यानी कि एक क्लस्टर डिज़ाइनिंग का जो शुरुआत होती है, वो इस तरीके से होती है। यानी कि आपको देखेंगे शुरुआत कहाँ से होगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि आपको बनाना क्या है, ठीक है? दूसरा आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कहाँ के लिए बना रहे हो। मतलब नेशनल बना रहे हो या इंटरनेशनल बना रहे हो या डोमेस्टिक में बना रहे हो। डोमेस्टिक और नेशनल एक ही होता है। तो आप डोमेस्टिक या नेशनल के लिए बना रहे हो या इंटरनेशनल के लिए बना रहे हो। अगर नेशनल के लिए बना रहे हो तो दूसरा ये सिलेक्शन कर लो। फिर इसके बाद कौन सी क्लास के लिए बना रहे हो, अपर क्लास
या मिडिल क्लास के लिए बना रहे हो। क्योंकि आप हैंडलूम में अगर बना रहे हो, काम कर रहे हो, तो वहाँ पर डेफ़िनेटली आपका कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है? और जब कॉस्ट कॉस्ट जो है आपका ज़्यादा होगा, यानी कि खर्च ज़्यादा होगा, तो टारगेट अब आपका हमेशा जो है अपर क्लास का होना चाहिए, ताकि आप उससे ज़्यादा अर्न कर सको। अगर मिडल क्लास को 20,000 का भी साड़ी दोगे ना, तो जल्दी नहीं खरीदेगा। 10,000 का भी साड़ी दोगे तो वो जल्दी नहीं खरीदेगा, ठीक है? क्योंकि मिडिल क्लास में ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप अपर क्लास में जाओगे, तो लोग वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेंगे वो, तो वो परचेज़ कर लेंगे, चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, वो खरीद लेते हैं। बट मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में ऐसा नहीं होता है। तो आप पहला चीज़ आपने फाइनल कर लिया, ठीक है? दूसरा आपने क्लास भी फाइनल कर लिया, आपने कैटेगरी भी फाइनल कर लिया। अब आती है बात आपका थीम, कि आप कौन-सा थीम लेके बनाना चाह रहे हो। थीम का मतलब कोई सब्जेक्ट, विषय हो सकता है, ठीक है? जब जैसे मान लिया आप सनसेट ले लिया, आप सनसेट ले सकते हो, नेचर का कोई भी चीज़ उठा सकते हो आप, ठीक है? वो थीम ले लिया, फिर वहाँ से जो है अब आपको कलर निकाल सकते हो। सनसेट लोगे तो उसमें क्या होगा, सूर्यास्त का टाइम क्या होता है उसमें देखोगे, ब्राइट कलर येलो आ जाएगा, आपका ब्लू भी आ जाता है उसमें, आपका रेड आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, ब्लैक भी आ जाता है। तो इस तरह का जो है आपका सनसेट वाले कलर्स है, तो वहाँ से कलर आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये तरीका होता है एक डिज़ाइनर के लिए। कोई भी डिज़ाइनर का अगर नेट पर सर्च करके देख लो, कोई भी डिज़ाइनर का आप उठाओगे ना और उसका बैकग्राउंड देखोगे, तो सब ऐसे ही बनाते हैं। जितने भी आपको लक्ष्मी का फैशन वीक होता है, आप लोग देखे होंगे। कोई भी जो फैशन शो होता है ना, जो बड़े-बड़े ब्रांड होते हैं, जिनका फैशन वीक होता है, फैशन शो होता है, आप देखोगे कि प्रोडक्ट वो भी बना रहा है, वो भी साड़ी बना रहे हो, साड़ी आप ही बना रहे हो, ठीक है? बट दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है आपका प्लेस का, और दूसरा है आपका थीम का। क्योंकि आप जो बना रहे हैं वो बिना थीम का बना रहे हैं, कि बस बनारस में बेचना है तो कुछ भी बना रहे हैं, हमारा चल जाएगा, ठीक है? वो कुछ-कुछ केस में हो जाता है कि आपने कुछ भी बनाया और चल गया, ठीक है? लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। लेकिन अगर आप हमेशा चाहते हो कि ऐसी चीज़ें हो, तो उसके लिए आपको अपने काम में थोड़ा-सा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो थीम डिसाइड करो कि हाँ, ये थीम लेना है, ये कलर कॉम्बिनेशन रखना है, और हमारा ये डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन के लिए भी आप नेचर से सर्च कर सकते हो। उसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने बताया जो बताया, आप एक-एक करके पूरी अब चीज़ें सर्च करोगे, उसके बाद जो जाके आप लास्ट में अपना डिज़ाइन स्टार्ट करोगे। डिज़ाइन बनाओगे, डिज़ाइन बनाने के लिए भी आप नेचर से ले सकते हो, उससे इंस्पायर्ड हो सकते हो, उसका ड्राइंग करके आप अच्छे से उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तब जाके आपका डिज़ाइन बनेगा, फिर कलर कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर उसके बाद जाके आपका टेक्निक होता है, फिर आपका वीव होता है। ठीक है। तो ये एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको समझना चाहिए, और उसके बाद ही आप ऐसा अगर स्टार्ट करोगे, तो एक-एक करके आपका जो है वो प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होता है मार्केट में, जितने भी आप देखो, जैसे फैशन वीक होता है ना, फैशन शो होता है, तो लोग वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। एक बार मान लीजिए कोई फैशन फैशन शो हो गया, उसमें कोई रैंप पर 2, 4, 10 लेडीज़ आएँगी, जाएँगी, फिर लास्ट में जो डिज़ाइनर होता है वो आके खड़ा होता है। फिर उससे लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं कि आपने ये डिज़ाइन बनाया, क्यों बनाया? कैसे बनाया? कहाँ से थीम लिया आपने? तो क्यों लिया आपने? तो ऐसे हज़ारों तरह का क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, जिसका आपको पूरा आंसर देना होता है वहाँ पे। तब जाकर के सामने वाले ऑडियंस होता है, उसको लगता है कि हाँ, ये बहुत इम्प्रेसिव डिज़ाइन बनाया, ये अच्छा है, ये मार्केट में चलेगा। उसके बाद आपका डिज़ाइन जो है एक्सेप्ट होती है। फिर आपको बल्क ऑर्डर आता है। बल्क का मतलब 1000 पीसेस, 2000 पीसेस, 5000 पीसेस का ऑर्डर आता है, ऐसे इस तरीके से। तो एक डिज़ाइनर को जो है इतनी सारी चीज़ें सोचना चाहिए डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है? लेकिन अब बात ये आती है कि क्या आप कर सकते हो इतनी सारी चीज़ें? तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हो। आप जितना कर रहे हो और आपके पास जो नॉलेज है, आप उसको सही तरीके से अगर यूज़ करोगे, तो इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है? ऑलरेडी आपने किया हुआ है, लेकिन उसी चीज़ को सही डायरेक्शन में तरीके से यूज़ करोगे, तो वो परफ़ेक्ट बनेगा और 100% बनेगा। ठीक है, बस ये है कि उसको सही डायरेक्शन में आपको लेके आना है। अगर सही डायरेक्शन में नहीं लाओगे, तो ऑलरेडी जो पहले चल रहा है, वो वैसे ही चलता रहेगा और आपका भी टेन्योर पूरा हो जाएगा। फिर आपका जाने से भी क्लस्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप नहीं रहोगे तो भी क्लस्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो आप इ
ठीक है? तो इतना आप लोग ये चीज़ याद रखना कि क्लस्टर में अगर आप जा रहे हो, काम कर रहे हो, आपको एज़ ए डिज़ाइनर अपॉइंट किया गया, तो एज़ ए डिज़ाइनर का जो पोस्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। मतलब एक क्लस्टर को उठाने के लिए है वो, डाउन करने के लिए नहीं है, अगर समझे ना, क्योंकि क्लस्टर जो बनाया गया ही वो डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, ताकि क्लस्टर को उठाया जाए। और क्लस्टर उठाने के लिए डिजाइनर का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजाइनर ही उस क्लस्टर को आगे लेके जा सकता है, बाकी कोई लेके नहीं जा सकता। बाकी किसी में दम नहीं है कि कोई उस क्लस्टर को आगे बढ़ाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर ही बढ़ा सकता है, इसीलिए डिजाइनर का रोल वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डिजाइनर इतनी सारी चीज़ें, अब किसी क्लस्टर में मान लो कोई साड़ी ये बन रहा है, अब वो रेगुलर वही साड़ी बना रहा है, ठीक है, और चलो ऑर्डर जनरेट हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। लेकिन जब क्लस्टर जाएगा तो क्लस्टर के डिजाइनर को ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो रेगुलर जो ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, क्योंकि वो चलता रहना चाहिए। और दूसरा चीज़, उसके अलावा भी कुछ नया आप क्या बना रहे हो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो आप अगर कुछ नया डिज़ाइन आप बनाओगे, तो मार्केट में जब नया चीज़ जाएगा तो लोगों को पसंद आएगा। मार्केट हमेशा नया ढूँढती है कि नया क्या चीज़ आपने दिया। साड़ियाँ सब बना रहे हैं, बनारसी साड़ी सब बना रहे हैं, लेकिन सब में क्या अंतर है बताओ? सोचो कभी। बनारस में देखो छोलापुर में बन रहा है, रामपुर में बन रहा है, इधर सिटी में बन रहा है, ठीक है, गंगापुर में बन रहा है, मिर्ज़ापुर में भी बन रहा है, आपका चंदौली में बन रहा है, भदोही साइड में भी बन रहा है। साड़ियाँ तो हर जगह बन रही हैं, लेकिन अंतर क्या है साड़ियों में? सारे साड़ियों में। कभी आप सोचे हो ये सब चीज़ें? आप सोच के देखो कि साड़ियाँ तो हर जगह बन रही हैं, लेकिन सभी साड़ियाँ में अंतर क्या है? बनारसी साड़ी आपका बंगाल में बनती है। अब जाके देखो कभी बना बंगाल बंगाल में बनारसी साड़ी बनती है। बनारसी साड़ी आपकी बॉम्बे में बनती है, ठीक है, बनारसी साड़ी आपका उधर मेरठ में भी बनती है। तो आखिर साड़ियों में अंतर क्या है कि ये चल जाता है। तो कभी ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस को पहचानना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफरेंसेस को समझोगे तो डेफिनेटली आप कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें डिजाइनर के लिए जानना ज़रूरी है कि इतने सारी साड़ियाँ बन रही है बनारसी में, और सब एक्स्ट्रा वर्क की टेक्निक से ही बन रहा है, सब ब्रोकेड में ही बन रहा है। तो फिर क्या अंतर है सारी साड़ियों में? अलग-अलग जगह की जो साड़ियाँ बनी हैं, उसमें क्या अंतर है? आप लोग कोई पता है आप लोगों को? कैसे इसको डिफाइन करोगे? बताओ। अगर मान लो कोई साड़ी चोलापुर में बन रहा है, कोई साड़ी रामनगर में बन रही है, कोई और जगह पे चंदौली मान लो कोई बन रहा है, ये मिर्ज़ापुर में बन रहा है, तो 4 अलग-अलग प्लेस हैं, चारों में साड़ियाँ बन रही हैं। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये एक दूसरे से अलग है? ठीक है, आपने 50% आपने सही पकड़ा, ठीक है। और किसी को कुछ आइडिया? ओके, कोई बात नहीं। तो देखो, यही फ़र्क होता है। एक साड़ी दूसरे साड़ी से अलग तभी होती है जब आपको बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। बेसिक जैसे कि आपका यान की प्रॉपर्टी, जैसे अभी इन्होंने बताया, कलर्स के थ्रू भी हो सकता है, और आपका डिज़ाइन के थ्रू भी हो सकता है, टेक्सचर्स के थ्रू भी हो सकता है, आपका कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी हो सकता है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स वो है आपका थीम। थीम के थ्रू भी अलग-अलग होता है, क्योंकि हर साड़ियों में आपका सेम थीम नहीं होता, ठीक है? सब में अलग-अलग होता है। कोई पेजली लेके बनाएगा, कोई आपका घाट को लेके बनाएगा, ठीक है? सब में अलग-अलग तरह का लोग थीम लेके बनाते हैं उसमें। तो ये डिफरेंसेस पैदा करता है कि आप एक जगह से
दूसरे की जगह की जो साड़ियाँ हैं उसके बीच में ये आप अंतर करने से आप पता कर लोगे। ठीक है, तो एक डिज़ाइनर को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर 4 अलग-अलग साड़ियाँ अगर आपको रख दी जाएँ तो चारों में आप अंतर को आप समझ सको। ठीक है, लेकिन वो समझ तभी पाओगे जब इसका बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएगा, वो धीरे-धीरे आपको काम करोगे तो डेफ़िनेटली ये आ जाएगा। ठीक है? तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एज़ अ डिज़ाइनर के लिए कि डिज़ाइनर जो है बेसिक जब भी प्रोडक्शन करेगा, कोई भी प्रोडक्ट जब बनाएगा वो, तो उसके पीछे ये सारा जो कॉन्सेप्ट वो लागू करेगा कि आपको डिज़ाइन में ठीक है? कि आपको डिज़ाइन बनाने से पहले आपको इतनी सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पहले आपको अगर डिज़ाइन बनाना माइक आप लोग ऑफ कर दीजिए। ठीक है? तो जब भी आप डिज़ाइन बनाओगे तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि हमको बनाना क्या है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पहले फाइनल करो, फिर उसके बाद आप बाकी चीज़ें फाइनल करो, कलर्स फाइनल करो, थीम फाइनल करो और आपका मार्केट फाइनल करो, प्रोडक्ट का रेंज फाइनल करो, किस टारगेट के लिए कर रहे हैं वो टारगेट करो। हैंडलूम में देखोगे जितने लोग भी डिज़ाइन बनाते हैं वो सब के सब मतलब अपर क्लास के लिए ही बनाते हैं लोग, क्योंकि अपर क्लास में प्रॉफ़िट ज़्यादा है। ठीक है, अगर लोअर क्लास के लिए बनाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे और आप हमेशा स्ट्रगल करोगे, हमेशा स्ट्रगल करोगे लोअर क्लास में। इसीलिए आप अपर क्लास को टारगेट करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट रहेगा। तो डिज़ाइन बनाने के लिए ये सब चीज़ें बेसिक होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जब आपका डिज़ाइन जब पूरा रेडी हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका रेडी हो जाए, तो आप मटेरियल फाइनल कर सकते हो कि वार में हमको क्या लगाना है, वेब का ग्राउंड यार्न में क्या रखना है, डिज़ाइन यार्न में क्या रखेंगे। फिर टेक्सचर आप फाइनल कर सकते हो कि ग्राउंड में हमको प्लेन वीव देनी है या ट्विल वीव दें तो क्या होगा, सैटिन वीव देंगे तो कैसा लगेगा या हम कोई और वीव हम दे दें, ठीक है, तो कैसा होगा। फिर उसके साथ-साथ आपको उसकी टेक्निकल चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर प्लेन वीव दे रहे हो तो कितना साफ्ट यूज़ कर सकते हो, सैटिन दोगे तो क्या साफ्ट यूज़ कर सकते हो या कोई और बड़ी कोई वीव दे दिया ग्राउंड में तो उसके लिए साफ्ट यूज़ करना पड़ेगा तो क्या साफ्ट यूज़ करोगे। ठीक है? तो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वाली ये सारा चीज़ हम आपको वन वन वाई एक-एक करके हम आपको बताएँगे जब आप लोग प्रोडक्ट बनाओगे। जब प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग होगा तो सारा चीज़ हम आपको एक-एक करके उसमें बताएँगे। ठीक है? तो एक डिज़ाइनर के लिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आता है आपका अब जब प्रोडक्शन होगा तो उसका आता है मार्केटिंग। ठीक है? कि आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग करने के लिए हम कई सारे तरीके हैं बट आपके लिए मोस्टली 2-3 तरीके हम बता दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत ईज़ी है, ठीक है? बाकी हार्डर वे में नहीं जाएँगे, ईज़ी तरीके में आप जा सकते हैं। वो है पहला है रिटेल, ठीक है? रिटेल मार्केटिंग कर सकते हैं, रिटेल मार्केटिंग जैसे खुदरा मार्केटिंग होता है। खुदरा में कैसे हो सकता है कि आपका जो आपके एरिया में जो हैंडलूम का सप्लायर है, मतलब हैंडलूम प्रोडक्ट का जो सप्लायर है ना, आप उससे बात कर सकते हो। ठीक है, कि आप जा के बात कर सकते हो। साथ में अपना 1-2 प्रोडक्ट भी लेके जा सकते हो, उनको दिखाओ, बात करो कि ये हमने अ, डेवलप किया है, इस तरह का क्लस्टर है, उसमें इतने लोग काम करते हैं। ठीक है? और साथ में हमारा क्लस्टर का ये एम है, हमने जो डिज़ाइन बनाया है उसके पीछे ये हमारा थीम है, ये हमारा कलर कॉम्बिनेशंस है। कलर कॉम्बिनेशन के लिए आप फॉरकास्टिंग भी यूज़ कर सकते हो। कलर फॉरकास्ट आता है मार्केट में आपको नेट पर भी मिल जाएगा। तो विंटर के लिए बना रहे हो या समर के लिए बना रहे हो, ठीक है? वो उसके हिसाब से कलर फॉरकास्ट भी आप यूज़ करके उसको बताओगे। जब इस तरह बताओगे तो सामने वाला को इम्प्रेसिव लगेगा, तो वो अट्रैक्टिव होगा। जब अट्रैक्टिव होगा तो आपको ऑर्डर जनरेट हो सकता है। ठीक है, एक तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, इसमें आपका ₹1 भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है आपका ऑर्डर जनरेट होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, ठीक है? दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मान लो आप इस तरीके से आप ट्राई कर रहे हो, इसके अलावा जो दूसरा तरीका उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट का आप सब्सिडी लेके यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट के तरीके से आप जा सकते हो, ठीक है? गवर्नमेंट के तरीके कौन-कौन से हैं कि आपका जो क्लस्टर है, ठीक है? उस क्लस्टर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपो होता है, ठीक है? एक्सपो मतलब ये हो गया आपका जैसे कि एग्ज़िबिशन होता है,
उसको एक्सपो बोलते हैं। तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपो होता है, स्टेट लेवल एक्सपो होता है, सेंट्रल आपका नेशनल लेवल पे हुई होता है, और इसके अलावा कुछ वीआईपी एक्सपो होते हैं, जैसे कि आपका भारत मंडपम में होता है, ठीक है, आपका दिल्ली हाट हो गया, और ऐसे और भी कई सारे एक्सपो होते हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना एक्सपो होता है, वहाँ पे भी जा सकते हो। अब गवर्नमेंट की जो एक्सपो होती है उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, जब जो गवर्नमेंट की एक्सपो होती है उसमें आपको स्टॉल का रेंट फ्री हो जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज़, आपके जाने का भी पैसा गवर्नमेंट पे करती है, आने का भी पैसा गवर्नमेंट पे करती है, इवन वहाँ पे रहने का और खाने का भी पैसा आपको गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। और साथ में आपका पर डे का जो वेजेज बनेगा आपका, मतलब मजदूरी जो आपकी बनेगी, वो भी गवर्नमेंट देगी। तो आप बताओ, आपका क्या उसमें लॉस हो रहा है? आपका कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको जाने का ट्रेन का पैसा गवर्नमेंट देगी, आने का भी पैसा गवर्नमेंट देगी, रहने और खाने का भी पैसा गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और साथ में आपका डेली का 5 दिन रहोगे तो 5 दिन उसका भी पैसा देगी गवर्नमेंट, स्टॉल रेंट भी पैसा दे दिया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने तो पूरा ही फ्री कर दिया आपके लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने तो पूरा फ्री कर दिया आपके लिए। तो जब गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है ये चीज़, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। आप क्लस्टर के थ्रू डब्ल्यूसी में आके बात कर सकते हो कि हमारे पास ऐसे ऐसे है, हम वही करते हैं, और हमको एक्सपो में जाना है, तो हमको भी चांस चाहिए। तो गवर्नमेंट तो ऑफिस में बात कर सकते हो, डब्ल्यूसी से बात कर सकते हो, हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस है आपका बड़ा लालपुर में, बनारस में, उनसे बात कर सकते हो। हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस लखनऊ में है, वहाँ बात कर सकते हो। इसके अलावा एनएचडीसी है, आप एनएचडीसी से बात कर सकते हो। सेंट्रल सेंट्रल सिल्क बोर्ड है आपका, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। ये चारों एजेंसियाँ, इसके अलावा नाबार्ड है, वो भी है, और भी लोकल कुछ एजेंसियाँ, स्टेट गवर्नमेंट है, और इसके अलावा भी और भी कुछ एजेंसियाँ हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट लिमिटेड एजेंसियाँ हैं, जो ये सब चीज़ें सपोर्ट करती है गवर्नमेंट का, ठीक है। कौन है? मेरा फ़ोन करिए, मैं क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का आप जो है सपोर्ट ले सकते हो, और सपोर्ट लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। अब बात ये आती है कि अगर आप एक्सपो में जाओगे तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। पहला चीज, ठीक है, कि आपको आने जाने खाने पीने रहने का सारा तो फ्री हो गया आपका, स्टॉल रेंट भी फ्री हो गया, ठीक है। बस आपको अपना प्रोडक्ट ले करके जाना है वहाँ पे, और आपको सेल करना है। सेल करने के लिए दोनों तरीके हैं आपके पास, आप एक एक करके भी सेल कर सकते हो, और दूसरा चीज़ आप ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आप अगर एक एक करके भी सेल करोगे तो आपका अच्छा खासा आपका सेल हो जाता है, ठीक है। आप वैसे भी निकाल सकते हो, और अगर आप ऑर्डर भी जनरेट करोगे तो भी आपके लिए बढ़िया है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आपको अगर गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट में अगर सपोर्ट देने से पहले गवर्नमेंट थोड़ा ये निश्चित करती है कि आप जो कपड़ा बना रहे हो वो हैंडलूम है कि पावरलूम है, ठीक है। ये ये आपको जो है कि, हाँ बोलिए दिव्या, आपको, हाँ, हम्म, हम्म, डेफिनेटली। तो देखो, वही तो मैंने बोला ना कि आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है, लेकिन इनिशिएट तो पहले आपकी तरफ से आना पड़ेगा ना। अब हमें तो देखो, हमें तो पहले चीज़ नहीं मालूम है कि कहाँ पे करना है आपको, आप इंटरेस्टेड मान लो अभी जैसे दिल्ली का कोई एक्सपो निकल गया, ठीक है, तो वो हर जगह सर्कुलेट हो जाता है, हर जगह वो इन्फॉर्मेशन चला जाता है, ठीक है। लेकिन अब उसमें कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं है हमें तो नहीं मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम है ना। हम्म,
नहीं देखो नहीं, नहीं देखो, उसमें जो है आप डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसे सोच रहे हो, तो डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक्सपो नहीं होता है, ठीक है? जहाँ हुँ, हुँ। नहीं, नहीं नहीं देखो करेक्ट, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखो मिक्स करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं मतलब स्टॉल नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आप ये सोचोगे कि बनारस के नाम से एक स्टॉल दे दे, जिसमें बनारस के मान लो 5 क्लस्टर है तो पाँचों अपन मिक्स करके बेच लें, ठीक है। पहला चीज़ कि मिक्स करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। पहला एकदम रूल नहीं है। ये जो मतलब फ्रंट साइड में जो सीधा-सीधा रूल है। मिक्स करके किसी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है? अब इसका इंटरनल पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि आप बनारस के हो, बनारस के किसी क्लस्टर में आप काम कर रहे हो, ठीक है? और आपको मान लो दिल्ली जाना है एक्सपो करने के लिए, ठीक है? तो अब आपके पास अब एक एक्सपो में कम से कम 100 कपड़े तो चाहिए ही चाहिए, 50 100 क्योंकि स्टॉल खाली रहेगा तो दिखने में गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि बाकी सारे क्लस्टर से आप बात करके कपड़ा आप ले सकते हो, ठीक है? और उसको बेच सकते हो और उसका जो प्रॉफ़िट आएगा या यूँ कहें जो भी सेलिंग प्राइस होगी आप उनको दे सकते हो। लेकिन वहाँ आपको आउट नहीं करना मतलब बताना नहीं है कि हमने 10 जगह से उठा के लाया है। हाँ, बस, बिल्कुल, ठीक है? तो आप ऐसे भी देखो, हमारे यहाँ तो कितने लोग आते हैं, मतलब आज भी कई लोग मतलब एक्सपो के लिए आते हैं, तो हम लोग तो सबका अप्रूवल मतलब दे देते हैं इधर से, ठीक है? तो एक अप्रूवल लेने के लिए भी आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी गवर्नमेंट एक थोड़ा-सा श्योरिटी चाहती है। गवर्नमेंट श्योरिटी ये चाहती है कि आप जो कपड़ा बना रहे हो, वो हैंडलूम है कि नहीं है, ठीक है? क्यों हाँ, तो अब इसमें क्या होता है कि बनारस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो पावरलूम पे कपड़ा बनाते हैं, लेकिन हैंडलूम बोल के बेचते हैं, ठीक है? अब क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि पावरलूम में अगर साड़ी बनाएँगे, तो उनको पता है एग्ज़ैक्टली हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर वो पावरलूम में बनाएँगे तो मान लीजिए 2000 में साड़ियाँ वो बनेंगी, ठीक है? 2000 में बेचेंगे, अब वही चीज़ को हैंडलूम में बताएँगे तो वो 10,000 में बेचेंगे वो, तो उनको प्रॉफ़िट 8,000 की ज़्यादा हो रही है ना एक साड़ी पे। अब ऐसे ही 100 साड़ियाँ बेच देंगे और पावरलूम की 100 साड़ियों को हैंडलूम बता के बेच देंगे, तो कितना उनको प्रॉफ़िट हो जाएगा? होगा ना उनको। लेकिन प्रॉफ़िट तो उनके लिए है, लेकिन गवर्नमेंट का उसमें लॉस है ना, गवर्नमेंट का लॉस क्या है उसमें कि गवर्नमेंट ने अपना प्लेटफ़ॉर्म दिया आपको हैंडलूम का कपड़ा बेचने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट हैंडलूम को प्रमोट कर रही है, पावरलूम को नहीं कर रही है। ठीक है? तो गवर्नमेंट हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए एक्सपो कर रही है, इतना सारा खर्चे कर रही है। लेकिन अगर आप हैंडलूम का कपड़ा ना ले जा करके पावरलूम का कपड़ा ले जा करके और आप हैंडलूम का बता के बेच रहे हो, तो उस केस में बेइज़्ज़ती होती है। अगर किसी कस्टमर को मान लो ले लिया हाँ, हाँ। तो अगर उसको मालूम रहेगा, उसको पता चल गया कि ये तो हैंडलूम का नहीं ये तो पावरलूम का है, तो उस केस में जानते हो क्या होगा? वो केस कर देगा गवर्नमेंट के ऊपर। और ये होता है, वो फिर केस होगा, ठीक है? अब केस हुआ गवर्नमेंट के ऊपर फिर वो कर देगा बोल देगा कि नहीं ये तो हमको पावरलूम का कपड़ा है, ये हैंडलूम का हमको बेच के बेच दीजिए, ठीक है? अब गवर्नमेंट को बजाएगा फिर गवर्नमेंट देखेगी कि भाई ये बेचने वाला कौन था? फिर गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी, ठीक है? बाद में उसके ऊपर भी केस होगा, बाकी जो भी ऊपर का फर्दर लीगल जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी, ठीक है? तो उस केस में देखिए क्या उस केस में गवर्नमेंट का एक तो इज़्ज़त मतलब यूँ कहिए या बेइज़्ज़ती होती है, एक तो वो होगा और दूसरा चीज़ कि जो बेचा है उसकी भी बेइज़्ज़ती होगी। समझ रहे हो ना? तो इस इस चीज़ को रोकने के लिए कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो क्योंकि क्या होता है कि देखिए 100 लोगों में अगर एक आदमी भी अगर गंदा हो निकलेगा ना, तो उसकी जो इम्पैक्ट होता है ना वो सबके ऊपर जाता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उसी के पास रहेगा। अगर एक किसी मेले में
एक आदमी गलत निकलता है, तो लोग ये नहीं बोलेंगे सिर्फ़ वही गलत था। वही बोलेंगे अरे! अब मेले में तो सब ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल, तो उस केस में यही मैंने बोला कि उस केस में क्या होता है गवर्नमेंट की बेइज़्ज़ती होती है। तो गवर्नमेंट क्यों ये चाहती है कि भाई किसी के साथ भी गलत ना हो, ठीक है? ना उसके साथ हो, ना किसी सेलर के साथ हो, ठीक है? और जो कपड़ा हो वो सही कपड़ा बिके। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक बार श्योर करती है कि भाई आप हैंडलूम ही बेच रहे हो ना, तो अब आप कितना भी बोलोगे कि हम हैंडलूम ही बेच रहे हैं, लेकिन उसमें श्योरिटी क्या है कि हैंडलूम बेच रहे हो, ठीक है? अब श्योरिटी के लिए आप फ़ोटो दिखा दो, ठीक है? आप वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो, आप कुछ भी दिखा दोगे, तो वो 50% चलो श्योर होता है, हम मान लेते हैं कि वो 50% हो सकता है। लेकिन बाकी का 50% आप कैसे 100% श्योरिटी नहीं होगा। फ़ोटो देख कर के 100% श्योरिटी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फ़ोटो आप कहीं से भी लाके दिखा सकते हो। किसी दूसरे का फ़ोटो मार के लाके दिखा दिए, तो हम कैसे मान लें कि वो हैंडलूम है? समझ रहे हो ना? तो हम कैसे मान लें कि वो हैंडलूम है? तो आप कैसे प्रूफ़ करोगे? तो प्रूफ़ करने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है? एक तरीका ये है कि आपका जो एक्टिविटी हो रही है, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करिए, वीडियो बनाइए, फ़ोटोग्राफ्स करिए और उसका एक प्रॉपर वीडियो टाइप का डॉक्यूमेंटेशन बनाओ और दूसरा तरीका ये है कि आप गवर्नमेंट का ब्रांड ले लो। ठीक है? हैंडलूम मार्क ले लो और हैंडलूम ब्रांड ले लो, ठीक है? ये 2 चीज़ें ले लो, तो उसमें क्या बेनिफिट होगा कि अगर गवर्नमेंट का हैंडलूम मार्क आप ले लेते हो, गवर्नमेंट के 2 ब्रांड है, एक है आपका हैंडलूम मार्क और एक हो गया आपका हैंडलूम ब्रांड, ठीक है? अगर हैंडलूम मार्क लेते हो वो तो आपका तुरंत 10 मिनट में अप्लाई हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि आप जहाँ अप्लाई करोगे, जिसके नाम से अप्लाई करोगे, जहाँ इंडस्ट्री है उसका एड्रेस डालोगे, तो अप्लाई करने में 10 मिनट में वीवर्स भी ले सकता है और आपका क्लस्टर का जो ओनर है, वो क्लस्टर के नाम से भी ले सकता है वो, ठीक है? कोई सोसाइटी भी ले सकती है अपने नाम से, कोई एंटरप्रेन्योर भी ले सकता है अपने नाम से, ठीक है? और उसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आता, उसमें 50-60 रुपए खाली खर्चे होते हैं, ठीक है? आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उसकी वेबसाइट है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर दो, स्टेट गवर्नमेंट से या डब्ल्यूसी से कोई जाएगा, एक बार आपको वेरिफ़िकेशन करेगा कि हाँ, वहाँ पे कितने लोग हैं, कितना नहीं है, क्या काम हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, सारा वेरीफ़ाई करेगा और उसके बाद जो है आपका वो अप्रूवल दे देगा। तो एक बार अगर आपका हैंडलूम मार्क बन गया, तो हैंडलूम मार्क का मतलब सिर्फ़ ये होता है कि अब वो श्योर करता है कि आपका कपड़ा जो है वो हैंडमेड है, हैंडलूम का बना हुआ है। ठीक है? तो वो होता है आपका हैंडलूम मार्क। दूसरा होता है आपका हैंडलूम ब्रांड। ब्रांड में जो उस हैंडलूम मार्क का वो एडवांस है ब्रांड। ब्रांड इस बात की श्योरिटी करता है कि कपड़ा आपका हैंडलूम पर बना तो है ही, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ जो फाइबर यूज़ हो रहे हैं, यानी जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, वो भी आपका नेचुरल है। नेचुरल के जैसे मतलब आपका मलबरी है, तो अगर आप मलबरी बोल रहे हो तो प्योर मलबरी है, वो टसर नहीं होना चाहिए या कोई यूरोपियन ना हो या विस्कोस ना हो या ऐसा कोई बहरूपिया कोई थर्ड क्वालिटी का कोई खराब सिल्क ना यूज़ किया हो, ठीक है? मतलब कि ये ब्रांड के अंदर कई सारी चीज़ें प्योरिटी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। आपका कलर फास्टनेस सही होना चाहिए कि बहुत सारा ऐसा कपड़ा होता है ना कि हम ले लिए, खरीद लिए, एक बार धो लेते हैं, तो कलर निकलना चालू हो जाता है। होता है ना आप लोगों के साथ में, आपने देखा होगा ये सब चीज़ें कि आप कपड़ा कोई भी मार्केट से खरीद के लाते हैं, जब धोते हैं तो कलर निकलना चालू हो जाता है। तो आपका कलर फास्टनेस भी उसमें प्रॉपर होना चाहिए, मटेरियल भी प्रॉब्लम होना चाहिए और आपका जो साइज़ है यानी कि लंबाई-चौड़ाई जो आप कमिट कर रहे हो कि हम साड़ी बना रहे हैं, वो 46 इंच का बना रहे हैं, तो साड़ी आपको 46 इंच कमिटमेंट कर रहे हो, तो 46 मतलब वो 46 ही होना चाहिए, 44 भी नहीं होना चाहिए, 45 भी नहीं होना चाहिए। 46 से 47 हो सकता है, लेकिन 46 से 45 नहीं होना चाहिए क्योंकि आप ब्रांड ले रहे हो, ठीक है? तो ब्रांड का मतलब ये होता है कि उसमें जो साइज़ लिखा हुआ है ना, आप उसको फ़ॉलो कर रहे हो। उससे थोड़ा-सा भी कम नहीं होना चाहिए। तो उसमें ये कई सारी चीज़ें हैं, आपका कलर फास्टनेस, प्रॉपर्टी, मटेरियल और आपका साइज़, ठीक है? ये सब कुछ जब एक परफेक्ट बनेगा, तब जाके आप ब्रांड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो आप ये दोनों चीज़ ले सकते हो। अगर आपको ब्रांड लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हैंडलूम मार्क भी लेके काम कर सकते हो। ठीक है? लेकिन अब हैंडलूम मार्क और या हैंडलूम ब्रांड अगर आपने ले लिया,
तो उसमें क्या बेनिफिट होगा कि गवर्नमेंट का जितनी भी सारी एक्सपो होती हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। समझे ना? गवर्नमेंट की जितनी सारी एग्जीबिशन होता है, आप सबके लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हो। एलिजिबल मतलब योग्य हो जाते हो कि हाँ, आपके पास ब्रांड है, मतलब आप हैंडलूम वाले हो। अब आप गवर्नमेंट की जो एग्जीबिशन है उसमें आप जा सकते हो। ठीक है। तो आप समझिए कि अगर मान लीजिए कोई एक आदमी आपका हैंडलूम मार्क लेके खड़ा है और एक आदमी हैंडलूम ब्रांड लेके खड़ा है, ठीक है। लेकिन दोनों में से सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट देना है तो हम लोग ब्रांड वाले को देते हैं, हैंडलूम मार्क वाले को नहीं देते। इसलिए क्योंकि वो हैंडलूम मार्क वाले जो है वो सिर्फ इस बात का श्योरिटी है कि वो कपड़ा हैंडलूम में बना है, ठीक है। लेकिन मटेरियल का श्योरिटी नहीं है, कलर फास्टनेस का श्योरिटी नहीं है, वो कुछ भी निकल सकता है। कलर धुलने पर निकल भी सकता है तो उसकी कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है। साइज़ छोटा-बड़ा हो सकता है तो भी उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मटेरियल अगर कुछ और निकल गया तो भी उसकी कोई गलती नहीं है। बस हैंडलूम मार्क सिर्फ़ इस बात की श्योरिटी करता है कि ये कपड़ा हैंडलूम में बना है। इसके अलावा और किसी भी चीज़ के लिए श्योरिटी नहीं करता। लेकिन अगर हैंडलूम ब्रांड है, इंडिया हैंडलूम ब्रांड है, तो इसका मतलब ये श्योरिटी करता है कि ये कपड़ा जो है आपका हैंडलूम तो है ही, बट कलर जो यूज़ किया है वो भी सही है, कलर नहीं निकलेगा आपका, साइज़ छोटा-बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको उसमें परफेक्ट होती हैं। जो मटेरियल है वो परफेक्ट होगा। तो हैंडलूम ब्रांड। हुँ, क्या प्रोजेक्ट क्या है? हाँ, आप एक्सपेंसिव, हाँ, बिल्कुल, आप उसको बेच सकते हो, एक्सपेंसिव ही होता है वो। ज़ाहिर-सी बात है, डेफ़िनेटली वो महँगा होगा। तो अगर आप मतलब देखो, अगर आप हाई लेवल को टारगेट करते हो कि हम अपर क्लास के लोगों को टारगेट करेंगे, तो जो आप सोचो कि जो आदमी या जो कोई औरत 70-80 हज़ार की साड़ी खरीदेगी, तो उसको इस बात की भी श्योरिटी चाहिए कि कपड़ा जो है ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, कलर निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि 70,000 का साड़ी लेगी, तो एक बार को पहनने के लिए तो नहीं लेगी ना वो। हैं, कि पता चला कि महँगा साड़ी भी ले लिया और एक ही बार पहनने के बाद कलर ही निकल गया और ख़राब हो गया साड़ी। तो उसके बाद क्या करेगी वो, छोड़ेगी वो? हैं? नहीं छोड़ेगी, कोई नहीं लेगा। तो जब आप इतनी सारी श्योरिटी करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका क्लास जो है हायर ही होगा, नीचे नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? हेलो? ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आप ब्रांड ले सकते हो, ब्रांड लेकर के गवर्नमेंट का आप एक्सपो में जा सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक्सपो भी अगर में जाओगे तो आपके पॉकेट से देखो ₹1 भी खर्चा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अपॉर्च्युनिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। अब अपॉर्च्युनिटी आपको किस तरह का मिलेगी? अगर मान लीजिए डिज़ाइनर अगर एक्सपो में जाता है, तो आपको क्या बेनिफिट होगा? एक तो आपको मार्केट में समझने के लिए मौका मिलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लोग अपना कपड़ा लेके आएँगे, तो आपको हज़ारों लोगों का कपड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है? पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि नया जगह आपको मिलेगा तो नए लोग भी मिलेंगे, तो नए लोगों से बातचीत करने का तरीका, उनकी सोच वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप उससे भी सीख सकते हो। लोगों की जो रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली मार्केट में आ रही है, वो आपको वहीं पे पता चलेगा, क्लस्टर में बैठने से आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है? आप ये भी सीख सकते हो वहाँ पे, लोगों से कैसे बात करनी है, ये भी आप सीख सकते हो। ठीक है? मार्केट कैसे ऑर्डर जनरेट करना है, ये भी सीख सकते हो। तो गवर्नमेंट में इतनी सारी बेनिफिट लेकर के आप जा सकते हो। तो इससे आप डेवलपमेंट किसका होगा? आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है? और ये आपको कब हेल्प करेगा? जब आप काम कर रहे हो तो उस समय तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन जब क्लस्टर से आप निकल जाओगे ना, ठीक है? और जब आप अपना खुद का अगर मान लो कोई बुटीक ओपन कर रहे हो या कोई अपना हैंडलूम इंडस्ट्री अपना ओपन कर रहे हो, तो यही एक्सपीरियंस फिर आपको काम करेगा। फिर आप सोचो कि यही एक्सपीरियंस आपको उस समय इतना हेल्प करेगा कि आप बिलीव नहीं करोगे।
जो आपको सीखने के लिए जो टाइमिंग है ना, वो पहले से ही आपको इसी टाइम में आप सीख लोगे। और जब आप अपना काम करोगे तो फिर आप सीखोगे नहीं, आप सीधे मार्केटिंग करोगे। समझ आया आप लोग? तो इस तरीके से जो है आप प्रोडक्शन कर सकते हो अपने डिज़ाइन्स को और उसका मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमने बताया आप लोगों को कि एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे बनाएँगे, टेक्निक क्या यूज़ करेंगे, डिज़ाइन क्या यूज़ करेंगे, थीम क्या यूज़ करेंगे, हम प्रोडक्ट क्या बनाएँगे, उसके में आपका बाकी सारी चीज़ें क्या होगा, वो सारा चीज़ सोच करके आपको प्लान करके अच्छे से डिज़ाइन बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, तब जाके उसका आएगा प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन होगा तो अब व्यूअर्स की बात आती है, जैसे आप लोग गाइडलाइन में हम लोग लिखा था ना वहाँ पे कि व्यूअर को ट्रेंड करना है, 5 व्यूअर को हर मंथ। तो सबने क्या किया 5-5 डाल दिया, ठीक है? जबकि मुझे पता है कि कोई किसी को ट्रेंड नहीं करता। सिर्फ़ चूँकि उसमें लिखा हुआ है फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए सबने भरा है 5-5 ताकि हमको बोले ना आदमी, ठीक है? लेकिन एक्चुअल हमको पता है कि कोई ट्रेंड नहीं करता। सिर्फ़ हमने लिखा है इसलिए उसमें लिख दिया लोगों ने। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप डिज़ाइन बनाओगे ना, ठीक है, तो जब कुछ नया डिज़ाइन बनाओगे, कुछ नया टेक्निक आप लेके जाओगे बनाने के लिए, तो व्यूअर जो होगा वो देखेगा तो उसको समझ में नहीं आए, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए और हो सकता है उसको समझ में ना भी आए, ठीक है। तो अगर वो समझ लेता है तो ईज़िली है तो और तब तो वो बना लेगा, लेकिन अगर आपके व्यूअर्स को समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे आपको हेल्प करना पड़ेगा उसको कि ये हमारी डिज़ाइन है, ठीक है? और उसको आपको इस तरीके से आपको बनानी है। तो वहाँ पे जो आप हेल्प कर रहे हो व्यूअर्स को ना, चाहे टेक्निकली हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग जैसे भी हेल्प हेल्प कर रहे हो, वही जो है आपका फॉर्म में एंट्री होता है। समझे ना? तो वही चीज़ जो है आपका फॉर्म में एंट्री होता है कि हाँ, एक्चुअल में आपने महीने में 2 लोगों को आपने ट्रेन किया। बस खत्म। तो बात इतनी ही होती है कि अगर आपने 5 का दिया हुआ है वहाँ पे, अगर 5 में से आपने 2 लोगों को भी ट्रेंड कर रहे हो, तो 2 ही करना, 2 ही लिखो वहाँ पे। 2 ही लिखना है आपको, 5 क्यों लिखना है? ठीक है। तो डिज़ाइनर का जो काम होता है, मोटा-मोटी ऐसे ही स्टार्ट होता है। आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिर आपका प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करने के बाद उसका मार्केटिंग सर्च करना, सर्च करके मार्केट ढूँढ के लेके आना, मार्केट ढूँढ के लेके आने के बाद उसका फिर आपको प्रोडक्शन करवाना। ठीक है, कि आपने कोई एक डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन लेके गए मार्केट में, किसी को अच्छा लग गया, 100 पीस का आपको ऑर्डर मिल गया, वो 100 पीस ला कर के मार्केट में बनवाइए आप, फिर उसको आप उसको भेज दीजिए। फिर उधर से जो पैसा आएगा, फिर उससे फिर दोबारा काम वही चालू करिए। जैसे हम लोग नॉर्मली प्राइवेट इंडस्ट्री में करते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में क्या होता है, मान लीजिए अगर हमको हमको अपनी इंडस्ट्री खोलना है, तो हम क्या करेंगे कि मान लो हमारा बजट है 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे पहले 3 लाख में से मान लो हम 1 लाख रुपए लगा देंगे, लूम खरीद के लेके आएंगे। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? हेलो? ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास 3 लाख रुपए है, तो हम क्या करेंगे उसमें से कि हम उसमें से 1 लाख रुपए का मान लो हम चार्ट लूम खरीद लिए, ठीक है? बचे 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में क्या करेंगे, हम धागा खरीद लेंगे और रंगाई वंगाई करवा लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद बाकी का 1 लाख रुपए क्या करेंगे, हम वीवर का चार्ज के लिए रखेंगे, ठीक है? तो ये 3 चीज़ों में हम अपने पैसे को डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम लूम खरीद लिया, फिर धागा भी खरीद लिया और वीवर का चार्ज देके हमने वीव करवा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उस चीज़ के लिए, उस प्रोडक्ट का हम मार्केटिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑर्डर जनरेट करेंगे, फिर उधर से ऑर्डर लेके आएँगे, फिर प्रोडक्ट बनवाएँगे, फिर उसको बेचते रहेंगे। यानी कि 3 लाख से आप कीजिए, फिर दोबारा पैसा लाइए, फिर बेचिए, फिर पैसा लाइए, फिर बेचिए। तो उस केस में आपका जो प्रॉफ़िट होता है ना, उसकी वजह से आपकी कंपनी का ग्रोथ होता है कि पहले 3 लाख लगाया, तो 3 लाख से वो 4 लाख हो गया, फिर 4 लाख से 5 लाख हुआ, 5 लाख से 6 लाख हुआ, फिर 6 से 7, 8, 9, 10 इस तरह से करते-करते आपका ग्रोथ होता है। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है? और यही कॉन्सेप्ट लेके डिज़ाइनर को क्लस्टर में काम करने के लिए भेजा गया है। सिर्फ़ यही कॉन्सेप्ट लेकर के कि क्लस्टर डिज़ाइनर भी यही काम करेगा उस क्लस्टर में। तो उसके लिए डिज़ाइनर को जो सैलरी दिया हुआ है कि आप काम करो तो फ्री में तो करोगे नहीं, आपका भी तो खर्चे होंगे, आपकी भी फैमिली होगी,
सबका खर्चा मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, ठीक है? और उसके बाद आपको जो प्रोडक्शन करवाओगे तो उसमें आप घर से तो लगाओगे नहीं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया। जब आपकी सैलरी दे दी, आप प्रोडक्शन के लिए पैसे भी दे दिए, आपको लूम वगैरह सब कुछ क्लस्टर से मिल जाएगा, तो यही कॉन्सेप्ट लेके आपको उसमें काम करना है। जब यही कॉन्सेप्ट लेके आप उसमें काम करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका जो है वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको लेके उसमें काम करना है। जब ऐसे कॉन्सेप्ट रखोगे माइंड में और लेके काम करोगे, तो मैं 100% लिख के देता हूँ कि आपका ग्रोथ होगा उसमें। समझ में आया आप लोगों को? हेलो? हेलो? ओके। उत्कर्ष, वंदना, समझ में आया कुछ? हुँ। ओके। तो इस तरीके का जो माइंड में आप कॉन्सेप्ट रखोगे ना और काम करोगे ना, तो डेफ़िनेटली देखो आगे बढ़ोगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि शुरुआत में देखो टाइम लगता है, ठीक है? कोई भी काम करोगे तो तुरंत नहीं होता है, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है। बट ये भी चीज़ को आप समझो कि तरक्की आपको एक साथ नहीं मिलती है, तरक्की आपको थोड़ा-थोड़ा करके मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे थोड़ा-थोड़ा अगर भी आज से भी अगर आप ऐसे स्टार्ट करते हो ये सोच कर के, तो आप खुद देखोगे कि आपके काम में वो तरक्की आना चालू हो जाएगा। आपको नहीं पता चलेगा, वो दूसरे को पता चलेगा, लेकिन डेफ़िनेटली वो हो जाता है। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, कोई अच्छा काम अगर आप कर रहे हो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब दूसरा देखेगा ना, तो उसको पता चलेगा कि हाँ, ये अच्छा काम कर रही है। तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ, और ग्रोथ हमेशा दूसरे से पता चलता है, खुद से नहीं पता है, लेकिन दूसरा जब देखेगा तब, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। तो जब आप नए माइंडसेट के साथ, नया थीम लेकर के, नई तैयारी के साथ अगर आप एंटर करोगे, तो 100% आप काम करोगे और आपका ग्रोथ होगा। क्लस्टर का ग्रोथ होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ-साथ आपका भी ग्रोथ होगा। ठीक है? क्लस्टर का ग्रोथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि अगर आपका ग्रोथ होगा, तो उसके पीछे क्लस्टर भी ग्रोथ हो जाएगा। क्लस्टर भी विकास करेगा और आप भी करोगे। आपका विकास होगा तो क्लस्टर का विकास होगा। केवल क्लस्टर का विकास नहीं होगा, या डायरेक्टली केवल क्लस्टर का विकास नहीं होगा। क्लस्टर का जो भी विकास होगा वो आपके थ्रू ही होगा। इतना ये चीज़ आप याद रखो कि क्लस्टर में जो भी काम होगा, जो भी विकास होगा, वो डिज़ाइनर के थ्रू ही होगा वो। अगर डिज़ाइनर अच्छे से नहीं काम करेगा तो क्लस्टर जहाँ था वो वहीं रह जाएगा वो। ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग अभी से जो है नई-नई चीज़ों को सोचना स्टार्ट करिए। नया-नया मार्केट सर्च करिए। सर्च करने के लिए आप नेट का सहारा लीजिए, ठीक है? फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, आज आजकल नेट पे सब कुछ मिल जाता है, ठीक है? आप उसको सर्च करिए, कलर्स वहाँ से उठाओ, थीम उठाओ और कुछ नया करने की सोचो, कुछ नया आप डिज़ाइन वही रख सकते हो पुराना, ठीक है? लेकिन उसी डिज़ाइन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आप एंट्री ले सकते हो, कुछ जोड़ सकते हो कि कोई मान लो डिज़ाइन ढालिया बूटा, उसी में कुछ मोटिव एक्स्ट्रा डाल दो, कहीं ह्यूमन फिगर डाल दो, कहीं आपका एनिमल फिगर डाल दो उसमें, ताकि कुछ नया हो जाए और वो आपका कॉन्सेप्ट के साथ में वो मैच कर जाए। ठीक है? बनाना सबको आता है, एक बूटा बनाया, उसमें हिरन को बना दिया, तो हो गया, वो आपका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया वो। ठीक है? वैसे ही आप कर सकते हो, कोई ऑल ओवर डिज़ाइन बनाया, उसमें ह्यूमन फिगर डाल दिया, कुछ हिरन, बाघ, बकरी कुछ डाल दिया आपने, तो हो गया, कुछ नया कॉन्सेप्ट हो गया वो। तो डिज़ाइन में भी नए कॉन्सेप्ट आप डाल सकते हो, और कलर जो आप यूज़ करोगे, एक कलर आप वही यूज़ करो जो आप जैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है? लेकिन थोड़ा उसको थीम के साथ रिलेट करके रखो। फिर देखो, वो भी डिज़ाइन आपका सुंदर हो जाएगा। जब इस तरह की चीज़ें सोच कर जब आप बनाओगे, तो प्रोडक्ट के बारे में जब कोई बोलेगा बताने के लिए ना, तो आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, अच्छे से बता पाओगे, और जब अच्छे से बताओगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि 100% वो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा बायर्स के ऊपर, और जिसकी वजह से ऑर्डर जनरेट होता है। ठीक है? तो इतना ये सब चीज़ें आपको याद रखना। जब अगली क्लास होगी, कल हम फिर से क्लास लेंगे,
तो कल हम आप लोगों को सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट करवाएँगे। अभी जितना मैंने आज बताया है, इसी का लाइव मतलब और आगे हम इसको देखेंगे, जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें ये सारा चीज़ हम यूज़ करेंगे। आज मैंने एक ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट हमने बताया है, यही सारा चीज़ एक-एक करके हम आपको अगली क्लास में हम आपको बताएँगे आप लोगों को। हाँ, सिस्टम पे काम नहीं नहीं काम करवाएँगे नहीं, मैं क्लासेस ऐसे ही लूँगा। नहीं, इसी सेम लिंक से ही होगा, लिंक अलग नहीं होगा। लिंक यही रहेगा। नहीं, मैं सब इसी में बताऊँगा, वो हो जाएगा उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जॉइन हो जाओगे, तो ऐसे ही मैं सारा चीज़ मैं बताऊँगा, तो आपका हो जाएगा वो। बाकी कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हाँ, मैं कर दूँगा उसको। ठीक है, तो आज आप लोग आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बेसिक चीज़ आप लोग यही समझो कि इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। और क्लास का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, वो आपको